नमस्कार सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एसके सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हम छोटी छोटी 3 या 4 क्लासें पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में अपने प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हम राज्य पशु के बारे में बात कर रहे थे। और राज्य पशु के तहत हमने एक हमारा राज्य पशु चिंकारा पढ़ा था, दूसरा जो राज्य पशु है ऊंट, उसके बारे में बातें करनी है। कुछ प्रतीक चिन्ह हमारे रह गए थे, जो बीच में रह गया टॉपिक वो कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। देखिए प्रतीक चिन्ह चल रहे थे, हमने राज्य पशु चिंकारा के बारे में पढ़ा था। एक हमारे आता है जैसे राज्य पक्षी। राज्य पक्षी की जब हम बात करते हैं राज्य पक्षी, तो हमारा राज्य पक्षी जो है वो है गोडाउन। राज्य पक्षी का दर्जा किसे मिला हुआ है? गोडाउन को मिला हुआ है, ध्यान रखना। राज्य पक्षी, और राज्य पक्षी कौन सा है? गोडाउन। वही बातें सबसे पहले हमें जाननी जरूरी है कि भी राज्य पक्षी का दर्जा इसे कब दिया गया। तो जब हम बात करते हैं कि इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, तो राज्य पक्षी का दर्जा गोडाउन को 1981 के अंदर मिला था। ध्यान रखना कुछ चीजें कि भी हमारे सामने 4 जो डेट्स खास करके याद रखनी है, जैसे राज्य पशु वगैरह की। तो 1981 के अंदर राज्य पशु का दर्जा मिला था चिंकारा को, और 1981 के अंदर ही गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा मिला है। अब देखिए इसके बाद में कि वैज्ञानिक नाम इसका क्या है। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं, सभी के वैज्ञानिक नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, चारों को आपको ध्यान रखना है। जैसे गजेले का पढ़ा था हमने, चिंकारा का पढ़ा था गजेला, वैसे ही हमारे सामने प्रोसेसिस सिनेरेरिया आएगा, टिक्कुमेला अंडुलेटा आएगा, जो ये क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स आएगा। तो ये वैज्ञानिक नाम जो हमें है ये ध्यान रखने हैं। ध्यान रखना गोडाउन को क्या कहा जाता है, तो गोडाउन को कहा जाता है क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। ये गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है, क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। राज्य पक्षी गोडाउन है, दर्जा मिला 1981 में, वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स। इसके बाद में बात करते हैं इसके कुछ उपनाम। उपनामों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, इसे कहा जाता है सोहन चिड़ी। सोहन चिड़ी के उपनाम से जानते हैं, और इसी को ही कहा जाता है शर्मिला पक्षी। सोहन चिड़ी और शर्मिला पक्षी के नाम से गोडाउन को ही जानते हैं, ये ध्यान रखना, सोहन चिड़ी और शर्मिला पक्षी। फिर अन्य नाम, इसके कुछ अन्य नाम भी आते हैं। अन्य नामों के अंदर देखिए क्या क्या है। अन्य नामों के अंदर हमारे सामने है जैसे कि सारंग, हुकना, तुकंदर, बड़ा तिलोर, गुदनमेर, ये इसके अन्य नाम है। अगर याद रहते हैं तो याद रखिए। गोडाउन को अन्य किन नामों से जानते हैं, तो ध्यान रखना सारंग इसी को कहा जाता है, हुकना, गुदनमेर, बड़ा तिलोर, ये इसके अन्य नाम है। तो ये हमारे लिए गोडाउन। दर्जा मिला राज्य पक्षी का 1981 में, वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स, उपनाम सोहन चिड़ी और शर्मिला पक्षी, तो अन्य नाम सारंग, हुकना, गुदनमेर और बड़ा तिलोर। फिर देखिए राजस्थान में सर्वाधिक 3 जगह गोडाउन देखे जाते हैं, ये ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक गोडाउन कहाँ देखे जाते हैं, तो राजस्थान में 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर सर्वाधिक गोडाउन देखे जाते हैं। इसमें बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये हमारे जब वन्य जीव अभ्यारण्य का टॉपिक का अध्ययन करेंगे हम, तो उसमें हमारे 26 वन्य जीव अभ्यारण्य आएंगे, और उनमें एक वन्य जीव अभ्यारण्य का हम नाम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये हमारे राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, ध्यान रखना। ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर। इसका विस्तार जो है वो 2 जिलों में है, जैसलमेर और बाड़मेर। और यह कुल 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये ध्यान रखना। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर कोई है तो वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर और बाड़मेर, 2 जिलों में फैला हुआ है। 1900 किलोमीटर जैसलमेर में, 1262 किलोमीटर बाड़मेर में अपना विस्तार रखता है, और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक गोडाउन अगर कहीं देखे जाते हैं तो वो कहां पे देखे जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। सर्वाधिक गोडाउन यहीं पर देखे जाते हैं, ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर। दूसरा स्थान अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्थान जो आता है वो आता है सोरसन।
एक स्थान पहले सोंकलिया की बात करते हैं, सोंकलिया, सोंकलिया, और सोंकलिया ये जो स्थान है ये पड़ता है अजमेर में, सोंकलिया अजमेर, यहां पर भी गोडाउन देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तीसरा स्थान अगर किसी का आता है तो वो आता है सोरसन, और सोरसन जो है वो पड़ता है 12 के अंदर, सोरसन पड़ता है 12 में। तो ये 3 स्थान है जहां पर सर्वाधिक गोडाउन देखे जाते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सोंकलिया अजमेर में, और सोरसन 12 के अंदर। इसके बाद में ध्यान रखना, गोडाउन जो हमारा राज्य पक्षी है इसे हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती का मतलब है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजस्थान की जो 4 दक्षिणी पूर्वी जिले हैं इनको हाड़ौती कहा जाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हमसे पूछ लेता है कि गोडावण को हाड़ौती में किस नाम से जानते हैं, गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र में ध्यान रखना माल मोरडी के नाम से जानते हैं, माल मोरडी, माल मोरडी के नाम से जानते हैं। गोडाउन को हाड़ौती में क्या कहते हैं? माल मोरडी। ठीक है जी। इसके बाद में देखिए, अब हमारे लिए इससे बेसिकली बातें हैं गोडाउन के बारे में, 2-4 बातें जो सुनने वाली है। गोडाउन अगर हम बात करते हैं मूलतः कहाँ का पक्षी है, तो मूलतः ये अफ्रीका का पक्षी है। राजस्थान के अलावा भारत में ये गुजरात राज्य में देखे जाते हैं, राजस्थान के अलावा गुजरात में देखे जाते हैं। गोडाउन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक गोडाउन की बात करते हैं तो हमारे सामने राष्ट्रीय मरु उद्यान है जहां पर सर्वाधिक गोडाउन देखे जाते हैं। हाड़ौती में मालमोरडी, हाइट इसकी 4 फीट के करीब मानी जाती है। फिर यह भोजन इसका मूंगफली व तारमीरा माना गया है। तो ये गोडाउन के बारे में है। ध्यान रखना, इसको बचाने के लिए ग्रेट इंडियन प्रोजेक्ट नाम के कार्यक्रम भी चलाया गया था, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। ग्रेट इंडियन प्रोजेक्ट इस चलाया गया था गोडाउन को बचाने के लिए। तो ये हमारा राज्य पक्षी गोडाउन। देखिए, राज्य पशु चिंकारा हो गया, राज्य पक्षी हो गया गोडाउन। अब हम बात करते हैं राज्य पुष्प की, राज्य पुष्प। और राज्य पुष्प सबको पता है रोहिड़ा। राज्य पुष्प का दर्जा किसे मिला हुआ है? रोहिड़ा को। राज्य पुष्प का दर्जा मिला हुआ है रोहिड़ा को। दर्जा कब दिया गया? तो दर्जा इसे मिला 1983 के अंदर। राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला? 1983 के अंदर। फिर वही बात, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिकुमेला, टिकुमेला आंडुलेटा, आंडुलेटा रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है, दर्जा मिला 1983 में, वैज्ञानिक नाम है टिकुमेला आंडुलेटा। अब हमारे वही कि इसे अन्य किस नाम से या उपनाम क्या है? उपनाम की अगर हम बात करते हैं रोहिड़े को किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, इसे कहा जाता है रेगिस्तान का गौरव। इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है रोहिड़े को, रेगिस्तान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव। और राजस्थान का शुष्क मरु उद्यान के नाम से भी इसे राजस्थान का सागवान के नाम से भी रोहिड़े को ही जानते हैं। ध्यान रखना, रेगिस्तान का सागवान या राजस्थान का सागवान, राजस्थान का मरुस्थल का सागवान, रेगिस्तान का सागवान या राजस्थान का सागवान भी किसे कहा जाता है? रोहिड़े को। रोहिड़ा राज्य पुष्प, दर्जा 1983, वैज्ञानिक नाम टिकुमेला आंडुलेटा, उपनाम रेगिस्तान का गौरव या राजस्थान का सागवान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको देखिए, रोहिड़े के बारे में हमें क्या जानना है कि रोहिड़े के अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पे है, तो रोहिड़े के जो सर्वाधिक वृक्ष देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। पश्चिमी यानी जो हमारा ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान में अगर सर्वाधिक वृक्षों की बात करते हैं तो इसके सर्वाधिक वृक्ष देखे जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्ष देखे जाते हैं। ध्यान रखना, रोहिड़े के पुष्प कब खिलते हैं, कौन सा महीनों का जोड़ा पूछ लेता है कि राजस्थान में जो ये राज्य वृक्ष पुष्प है हमारा रोहिड़ा, इसके पुष्प कब खिलते हैं? तो पुष्प इसके खिलने का जो महीना रहता है वो रहता है मार्च अप्रैल का। मार्च अप्रैल के महीने में सर्वाधिक इसके पुष्प खिलते हैं, मार्च अप्रैल में।
पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान का सागवान व रेगिस्तान का गौरव इसको कहते हैं। वैज्ञानिक नाम टिक्कूमेला आंडुलेटा है। दर्जा 1983 में। राज्य पुष्प हमारा रोहिड़ा है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और, तो हमारा पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलता है। तो इसके पुष्प का रंग कैसा होता है? रंग की अगर बात करते हैं, इसका पुष्प का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग देखिए गहरा केसरिया हरमिच पीला, गहरा केसरिया हरमिच पीला, ये इसके पुष्प का रंग माना गया है। गहरा केसरिया हरमिच पीला, यानी केसरी कलर और पीले कलर के अंदर हरे कलर का जो एक मैचिंग होती है, गहरा केसरिया हरमिच पीला इसका रंग है। देखिए, इसके बाद में अंतिम चीज इससे एक और ध्यान रखना कि रोहिड़े को मारवाड़ क्षेत्र में, रोहिड़े के जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों को मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? तो मारवाड़ में इसे किस नाम से जानते हैं? रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता है? तो मारवाड़ की अगर बात करते हैं तो मारवाड़ इसे मारवाड़ टीक के नाम से ही जानते हैं। मारवाड़ टीक, यानी मारवाड़ का मतलब है वर्तमान का जोधपुर। हमसे क्वेश्चन डाल दे कि राजस्थान के अंदर रोहिड़े के पुष्प को जोधपुर में किस नाम से जानते हैं, तो जोधपुर में ध्यान रखना मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं, यानी आज का जोधपुर, प्राचीन का मारवाड़, यहाँ पर इसके पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। तो ये हमारा राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प रोहिड़ा। दर्जा 1983 में। वैज्ञानिक नाम टिक्कूमेला आंडुलेटा। राजस्थान का सागवान कहा जाता है इसे, रोहिड़ा। सर्वाधिक वृक्ष देखे जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। पुष्प इसका मार्च अप्रैल के महीने में खिलता है। पुष्प का रंग गहरा केसरिया हरमिच पीला होता है। वहीं पर रोहिड़े के वृक्ष पुष्प को जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे दो राज्य पुष्प हो गया, राज्य पक्षी हो गया, राज्य पशु हो चुका है। अब देखिए राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष के बारे में, राज्य वृक्ष के बारे में थोड़ा बड़ा है, हम एक क्लास अलग से बना लेंगे राज्य वृक्ष की। और अब देखिए हमारा एक राज्य पशु दूसरा और रह गया। हमारे सामने राज्य पशु दो थे, एक चिंकारा पढ़ चुके हैं, राज्य पशु दूसरा हमारा बचता है ऊंट। ऊंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए राज्य पशु है ऊंट। ऊंट के बारे में बात करते हैं तो इसे दर्जा कब दिया गया, तो 30 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा मिला। 30 सितंबर 2014 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया जाता है। यह ध्यान रखना पशुधन श्रेणी में राज्य पशु है। पशुधन श्रेणी के अंदर, पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा इसे मिला हुआ है। इसके बारे में आगे बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है कैमलिन। वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलिन। अंग्रेजी में कैमल कहते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका कैमलिन है। दर्जा 30 सितंबर 2014 को मिला राज्य पशु का। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा है। अब देखिए उपनाम। उपनामों में हमें क्या पढ़ना है? कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड ने ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा था। किस नाम से पुकारा था? रेगिस्तान का जहाज। ये इसको कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक संज्ञा दी गई थी, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। इसके बाद में देखिए ऊंटों की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान का संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अब हम ऊंट के बारे में देखते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो ऊंट लाने का, जो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसी को जाता है? राजस्थान में ऊंट कौन लेके आया? तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय एक लोक देवता को दिया जाता है, और जो कौन है? पाबूजी महाराज। राजस्थान में ऊंट लाने का कार्य की अगर किसी ने किया था तो वो कौन थे? पाबूजी महाराज। राजस्थान में पाबूजी सर्वप्रथम ऊंट कहाँ लेकर आए? सर्वप्रथम ऊंट कहाँ लाए गए? तो सर्वप्रथम ऊंट लाया गया था मारवाड़ में, मारवाड़ क्षेत्र में, यानी वर्तमान का जोधपुर। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट कहाँ लाया गया था? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। लेकर कौन आया था? तो पाबूजी महाराज लेके आए थे। ऊंटों की दृष्टि से हमारा स्थान कौन सा है राजस्थान का? तो प्रथम स्थान है संपूर्ण भारत के अंदर ऊंटों की दृष्टि से। अब ध्यान रखो, पाबूजी अगर ऊंट लेके आए हैं हमारे राजस्थान में, तो हमारे ऊंटों के लोक देवता किसे कहेंगे? ऊंटों के देवता,
तो ऊंटों के देवता भी कौन कहलाएंगे? पाब्बू जी। ऊंटों के देवता कौन कहलाते हैं? पाब्बू जी ही कहलाते हैं। अब देखो, पाब्बू जी की ऊंट लेकर आए, मारवाड़ में लेके आए, ऊंटों के देवता कहलाते हैं। अब देखो, अगर ऊंट में बीमार हो गया, ऊंट में किसी बीमारी आ गई, अगर वो बीमार हो जाता है, तो फिर हम कौन से लोक देवता की आराधना करेंगे? तो किसकी करेंगे? पाब्बू जी की। का ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की आराधना की जाती है? तो वो लोक देवता कौन से हैं? पाब्बू जी। अब का ऊंट बीमार हो गया, तो ऊंट में पाया जाने वाला फिर रोग कौन सा होता है? अभी ऊंटों में कौन सा रोग होता है? ऊंट में पाया जाने वाला रोग की बात करते हैं तो ऊंटों में कौन सा रोग होता है? सरा रोग। ऊंटों में कौन सा रोग पाया जाता है? सरा रोग। और ऊंट बीमार हो गया तो कौन से लोक देवता को आराधना करेंगे? पाब्बू जी। अब पाब्बू जी की आराधना कैसे की जाएगी? पाब्बू जी की आराधना की जाएगी उनकी फड़ का वाचन करके। रात्रि काल के समय भोपों के द्वारा पाब्बू जी की फड़ का वाचन किया जाएगा, जिससे कि ऊंट क्या हो जाता है? उसकी बीमारियां दूर हो जाती है। तो पाब्बू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ध्यान रखना इसमें, ऊंट के बीमार होने पर कौन से लोक देवता की फड़ का वाचन होता है? तो वो कौन से हैं? पाब्बू जी। अब ऊंटों से जुड़ी हुई कुछ बातें और है कि ऊंट का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति कौन होता है? ऊंट का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, दो नाम आते हैं, एक रायका होता है और एक रेबारी होता है। दोनों अलग अलग है, रायका अलग है, रेबारी अलग है। ऊंट का पालन पोषण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे तो हम क्या कहते हैं? रायका। ऊंट का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? रायका। तो वहीं पर ऊंट का पालन पोषण करने वाली जाति कौन सी है? तो जाति कौन सी है? रेबारी। रेबारी जाति के लोग ऊंटों का पालन पोषण करते हैं। तो ऊंटों का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति कौन है? रायका कहलाएगा। ये ध्यान रखना। फिर हमसे जो कांस्टेबल पुलिस में पूछा भी जा चुका है कि ऊंट के गले का आभूषण। ऊंट के गले का आभूषण, तो ऊंट के गले का जो आभूषण होता है वो कौन सा होता है? गोरबंद। ऊंट के गले का आभूषण कौन सा होता है? गोरबंद होता है। इसके अलावा ध्यान रखना, ऊंट के शरीर पर की जाने वाली कला। ऊंट के शरीर पर की जाने वाली कला क्या कहलाती है? तो ऊंट के शरीर पर जो कला की जाती है उस कला को कहते हैं उस्ता कला। उस्ता कला, या इसी को कहते हैं मुनवती कला। उस्ता कला या क्या कहलाती है? मुनवती कला। ऊंट के शरीर पर की जाने वाली कला उस्ता कला या मुनवती कला। ये बीकानेर की कला प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर इस कला को लाया गया था। पर्सिया, लाहौर, ईरान के अंदर ये कला चलती थी। वहां से बीकानेर के शासक अनूप सिंह इसे राजस्थान में लेके आए थे और राजस्थान में ये बीकानेर घराने की प्रसिद्ध कला है। ध्यान रखना, ऊंट के शरीर पर गोदने गोदे जाते हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं और वही कला जो है वो कहलाती है उस्ता कला या मुनवती कला। अब हमारे राजस्थान में 3 ऊंट हैं जो काफी प्रसिद्ध है, विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, उनको ध्यान रखना। राजस्थान में एक तो है नाचना, और नाचना पड़ता है जैसलमेर में। नाचना जैसलमेर, यहाँ का ऊंट प्रसिद्ध है। एक हमारा गोमठ, और गोमठ स्थान पड़ता है फलोदी तहसील में और फलोदी पड़ती है जोधपुर में। फलोदी कहाँ पे है? जोधपुर में। और तीसरा हमारा बीकानेरी ऊंट। ये 3 जो ऊंट है, नाचना का ऊंट, गोमठ का ऊंट और बीकानेरी ऊंट, ये अपनी विश्व स्तर पर पहचान रखते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्व में सबसे सुंदर ऊंट कहाँ के हैं? तो विश्व में सबसे सुंदर ऊंट कहाँ के हैं? नाचना जैसलमेर के। सुंदरता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ऊंट, सबसे सुंदर ऊंट माने जाते हैं नाचना जैसलमेर के। विश्व में सबसे सुंदर ऊंटों की बात होती है तो नाचना जैसलमेर सबसे सुंदरता की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध ऊंट है ये। फिर राजस्थान में के ऊंट जो गोमठ फलोदी का जो ये ऊंट है, ये सवारी की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। सवारी की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, सवारी की दृष्टि से राजस्थान में कहाँ के ऊंट विश्व प्रसिद्ध है? तो वो कहाँ के हैं? गोमठ फलोदी के ऊंट विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा हमारा बीकानेरी ऊंट, और ये बीकानेरी जो ऊंट है वो किस लिए प्रसिद्ध है? बोझा ढोने के लिए। बोझा ढोने यानी भार वाहक कार्य, कितना भी वजन आप इस पे डाल लो, सर्वाधिक वजन ढोने वाला अगर कोई ऊंट होता है तो वो बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने के काम का कार्य करता है। तो ये हमारे 3 ऊंटों के बारे में बातें। ध्यान रखना, ऊंट दर्जा मिला 30 सितंबर 2014 को।
पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा है। वैज्ञानिक नाम कैमलिन है। उपनाम रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ऊंट लाने का श्रेय अगर किसी को है तो वो पाबूजी महाराज को है। राजस्थान में सर्वप्रथम पाबूजी ऊंट लेकर आए मारवाड़ क्षेत्र में। अगर ऊंट बीमार हो गया तो कौन से लोक देवता की आराधना करेंगे? पाबूजी की आराधना होती। तो ऊंटों में फिर कौन सा रोग पाया जाता है? तो कौन सा रोग होता है? सरा रोग। तो ऊंट के में रोग आने के बाद में पाबूजी की क्या किया जाता है? फड़ का वाचन किया जाता है। तो ऊंट का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति तो कौन सा आता है? राय का। तो ऊंट का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति राय का। तो ऊंट का पालन पोषण करने वाली जाति रेबारी होती है। तो ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद होता है। ऊंट के शरीर पर की जाने वाली कला कौन सी होती है? तो उस्ता कला या मुनवती कला। और कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, ध्यान रखना। फिर नाचना जैसलमेर का ऊंट विश्व में सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध। गोमट फलोदी का ऊंट सवारी की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध। और बीकानेरी ऊंट बोझा ढोना या भार वाहक कार्य करने के लिए विश्व प्रसिद्ध। एक ध्यान रखना, ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में बना हुआ है। ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में बना हुआ है। तो वहीं पर हम कैमल मिल्क डेयरी की अगर बात करते हैं, कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पे बनी हुई है? तो वो भी बीकानेर में बनी हुई है। आज के लिए धन्यवाद। अब प्रतीक चिन्हों में एक टॉपिक बचा है, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसके बारे में एक वीडियो बनेगा तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।